दोपहर के 1 बजने वाले हैं और इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ। दुनिया भर की अगर हम बात करें तो 28,92,508 कोरोना पॉजिटिव केस इस वक्त हैं। कोरोना से दुनिया भर में 2,02,455 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की बात करें तो यहां पर अकेले अमेरिका में ही 9,56,375 केस हैं, जबकि 53,928 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 26,384 और स्पेन में 22,902 मौतें हुई हैं। फ्रांस में 22,614 और ब्रिटेन में 20,319 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। देश में इस वक्त 26,496 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। देश भर में कोरोना से मृतकों की संख्या 824 है। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,793 कोरोना पॉजिटिव केस, 27 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में सबसे ज्यादा 371 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 204 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि उत्तराखंड में 48 कोरोना पॉजिटिव केस, 25 रिकवर किया है उत्तराखंड में मरीजों ने। और हर रोज की तरह आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग खत्म हो चुकी है और अधिकारियों को सीएम ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कम्युनिटी किचन को भी जियो टैग किया जाए। अगला फैसला होने तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। 30 जून तक कोई पब्लिक फंक्शन न हो। हालांकि ये ऐलान कल भी सीएम ने किया था कि पब्लिक फंक्शन नहीं होना चाहिए 30 जून तक। और आज अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए कि इस फैसले को अमली जामा पहनाना, इसे धरातल पर लागू कराना उनकी जिम्मेदारी होगी और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो बड़ा फैसला जो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया। कम्युनिटी किचन को भी जियो टैग करने की बात आज सीएम ने कही है अधिकारियों से। तो टीम 11 के साथ मीटिंग में एक तरफ मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात और इस वक्त जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी हैं या नहीं है, इस बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, जरूरी निर्देश दिए। और जो 3 मुख्य बातें आज सीएम ने अधिकारियों से कही है, पहला ये कि जो कम्युनिटी किचन है उनको जियो टैग किया जाए। दूसरा ये कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो, कहीं कोई कोताही ना हो। तीसरा ये कि 30 जून तक, यानी कि अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तब भी 30 जून तक कोई पब्लिक फंक्शन प्रदेश में नहीं हो सकेगा। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, 3 बड़ी बातें, बड़े निर्देश सीएम ने दिए हैं, और क्या कुछ सीएम ने निर्देश दिया अधिकारियों को? देखिए, बिल्कुल मेनका, मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। एक तो जो शेल्टर होम है उसकी बात उन्होंने कही है कि जो हमारे मजदूर आएंगे 5 से 10 लाख लोग बाहर से, उनको वहां रखा जाएगा। उनके क्वारंटीन करने की क्या व्यवस्था है, चिकित्सीय सुविधाओं की क्या व्यवस्था है, उनके भोजन की क्या व्यवस्था। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही मेनका की जिस तरह उन्होंने कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया है उसी तरह शेल्टर होम्स को भी कम्युनिटी किचन की तरह जियो टैग किया जाए, यानी जिससे ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग हो और सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर या खुद अगर सीएम देखना चाहें तो उसे देख सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक कोई लॉकडाउन को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कोई भी मास गैदरिंग नहीं होगी, कोई भी पब्लिक फंक्शन नहीं होगा। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया था और आज टीम 11 को भी कह दिया था। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिन इलाकों में हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर जो सख्ती बरती जा रही है उसको और कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। अगर कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसी को छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कल जब एडवाइजरी आई थी तब भी उन्होंने कहा था कि हम किसी तरह की छूट नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ को नहीं बढ़ावा देना, भीड़ एकत्रित ना हो। इन सब बातों को लेकर उन्होंने कई सारे निर्देश दिए और जिलाधिकारियों को भी ये कहा कि अगर आपके इलाके में कोई चीज खुलना है, कोई चीज बंद होना, ये जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो जवाबदेही भी जिलाधिकारी की तय होगी। लिहाजा अंतिम निर्णय जिलाधिकारी को करना है। एक एक चीज समझ बूझकर आपको करना है। उन्हीं जगहों पर लोगों को आने जाने दें जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं है या जो कोरोना पॉजिटिव मुक्त जिले हैं। और आगे की भी तैयारी करने को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब 3 मई के बाद की स्थिति आएगी अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगा, लेकिन आपको अपने जिले की व्यवस्था खुद देखनी है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नहीं आने देना है। अपने जिले की सीमाओं को कड़ाई से, सख्ती से उसको सील करिए। एक जिले का आदमी दूसरे जिले में ना जाए। साथ ही जिन मजदूरों को वापस लाना है अन्य राज्यों से, जो लगभग 10 लाख संख्या है मेनका, उसके लिए उन्होंने तैयारी करने के लिए कहा। और कल शायद वो समिति अपनी पूरी रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री को सौंपेगी कि आखिर किस राज्य से कितने मजदूर आने हैं। जैसे हरियाणा से लगभग 20,000 मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश में लाए जाएंगे। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश के में आने वाले मजदूर हैं 10 लाख के आसपास, उनकी संख्या, उनके नाम और उनके किन राज्यों में कितने, इसकी भी रिपोर्ट सीएम ने मांगी है।
बिल्कुल अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक विस्तृत मीटिंग हर रोज मुख्यमंत्री कर रहे हैं टीम 11 के साथ। मौजूदा हालात के बारे में जानकारी लेते हैं, समीक्षा करते हैं कि जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पर सही से काम हो रहा है या नहीं, और उन फैसलों का क्या असर हो रहा है कोरोना को रोकने में, और कहां कोई कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच कई बड़े फैसले और मुख्यमंत्री ने लिए हैं। इधर ग्रेटर नोएडा से इसी बीच एक बुरी खबर आई। एक बुजुर्ग ने यहां पर खुदकुशी कर ली है। 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर बुजुर्ग ने खुदकुशी की। गौर सिटी इलाके की यह घटना है। खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। लंबे वक्त से शुगर की बीमारी से ग्रसित थे ये बुजुर्ग। बीमारी की वजह से हमेशा तनाव में रहते थे, ये भी खबर आ रही है। लेकिन उन्होंने आज ये कदम क्यों उठाया, ये सवाल बना हुआ है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताएं जरा कि आखिर क्यों इस बुजुर्ग ने खुद की जान दे दी। देखिए, आपको बता दूं कि देर रात की घटना थी कि एक 65 वर्ष के बुजुर्ग ने देर रात 9वीं मंजिल छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जब इस तरह की सूचना मिली तो पुलिस ने सबको कब्जे लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अब अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बता दूं कि पुलिस का दावा है कि ये व्यक्ति जो काफी लंबे समय से शुगर की बीमारी से ग्रस्त थे, इसके चलते तनाव थे, तो बताया जा रहा है कि तनाव के चलते और बीमारी के चलते इन्होंने आत्महत्या की। जी अमित, क्या पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है? देखिए, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, पड़ताल की जा रही है। वहाँ पे सीसीटीवी खंगाले जा रहे, देखे जा रहे हैं। इनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी देखी जा रही है। उसके बाद ही फिर पुलिस आखिरी नतीजे पहुंचेगी क्या कारण है। जी अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीमारी की वजह से बुजुर्ग ने खुद की जान दी, ये कदम उठाया, ऐसी बात अभी तक सामने आ रही है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। इधर आगरा में वाहन न मिलने से परेशान मरीज को गंभीर हालत में बाइक पर एसएन मेडिकल कॉलेज लाया गया। टूटे पैर वाले मरीज को बाइक की ही सीट पर स्ट्रेचर पर बैठाया गया ताकि मरीज का पैर सीधा रह सके। बाइक से किसी तरह से मरीज को हॉस्पिटल लेकर आया गया। बाइक वाली एम्बुलेंस का अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है ये वीडियो। देखिए जरा कि एम्बुलेंस मिली नहीं, वो भी इस दौर में जब हर तरफ कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस तैनात है। किसी भी कंडीशन में आप एक कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आप तक होगी, प्रशासन आप तक होगा। लेकिन यहां पर इस शख्स को हॉस्पिटल लाना था, एम्बुलेंस नहीं मिली तो बाइक पर लाया गया इसे। और चूंकि पैर सीधा रहे तो इसके लिए एक जुगाड़, देखिए जुगाड़ पद्धति अपनाई गई है। यहां पर बाइक पर ही एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाया गया और उसे जोड़ा गया, फिर इस पर बैठा करके मरीज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। किसी ने वीडियो बनाया, अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इधर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने वर्दी में डिप्स मारते हुए अपना वीडियो ट्वीट किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घर पर एक्सरसाइज करें और अपना वीडियो भेजें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। एसएसपी अभिषेक यादव का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए जरा किस तरह से डिप्स मार रहे हैं एक्सरसाइज वर्दी में ही। और इन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लॉकडाउन की वजह से अगर आप अपने घरों में हैं तो उस वक्त का भी इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। यानी कि एक तरह से एक्सरसाइज चैलेंज भी यहां पर एसएसपी दे रहे हैं लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित उन्होंने किया और कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने को कहा। कोरोना वायरस कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता लड़ रही है। भले ही कारोबार हो, कार्यालय हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो या चिकित्सा क्षेत्र, हर कोई कोरोना वायरस महामारी के बाद दुनिया में बदलावों के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सीख दे रहा है और इसलिए हमें अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो 2 गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाकई कोरोना ने इस बार भारत समेत दुनिया भर में
त्योहारों को मनाने का स्वरूप ही बदल दिया है, रंग रूप बदल दिए हैं। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। और आज सुबह प्रदेश में कई जगहों पर मौसम ने करवट ली है। सहारनपुर में आसमान में काली छटा नजर आई, झमाझम बारिश होने लगी और इससे तापमान में भी काफी गिरावट आई है। लेकिन तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेरा है, क्योंकि खेतों में खड़ी और कटी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। बिजनौर में भी मौसम का बदला हुआ रंग नजर आया, हर तरफ अंधेरा छा गया और गाड़ी चलाने वालों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ी। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश की वजह से आम भी गिर गए हैं और गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में कई जगह पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और भारी ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। तो पीलीभीत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओले भी गिरे हैं, किसान परेशान है कि एक के बाद एक मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तीसरी तरफ बार बार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। शाहजहांपुर में सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ गई और इतना ही नहीं, यहां पर लोग मास्क भी पहने नजर नहीं आए। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैलने की आशंका लगातार बनी हुई है। अफसोस की बात यह है कि पास में ही पुलिस चौकी भी, लेकिन पुलिस की सख्ती भी यहां नजर नहीं आई। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि कोरोना को लेकर कोई जंग इस वक्त देश लड़ रहा है। यहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क किसी ने पहन रखा है और ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की भीड़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। प्रदेश की राजनीति में अपनी अमिट छाप रखने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष में है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय की बागडोर प्रोफेसर आलोक राय को दी गई है, जिन्होंने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में कैसा रहा उनका अनुभव, वीसी प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बात की हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे से। देश को कुशल प्रशासक देने की बात हो या एक अच्छा अधिकारी, शताब्दी वर्ष में पहुंचे लखनऊ विश्वविद्यालय की बागडोर इस बार प्रोफेसर आलोक कुमार राय को दी गई है। आलोक कुमार राय ने 100 दिन अपने पूरे कर लिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक राय जी, हम इनसे जानेंगे कैसे रहे ये 100 दिन, क्या क्या विशेष अनुभव रहा और किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये एक देश का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुझे लगता है जिसकी ज़्यादा चर्चा उसकी आयु को लेकर होती रही है और उसकी अब तक की उपलब्धियों पर होती रही है, इतिहास पे ज़्यादा होती रही है। मुझे लगता है इस संस्था में संभावनाएं अपरिमित हैं। इन संभावनाओं को यथार्थ में बदलकर संस्था को उत्तर प्रगति के ऐसे शिखर पर ले जाना जो इस संस्था का एक्चुअली ड्यू है। इसके लिए सबको साथ में लेकर, सबके साथ एक हैंड होल्डिंग करके उसको उसकी पहचान दिलाना, इसी दिशा में हम सब काम कर रहे हैं और मुझे लगता है पिछले 100 दिनों में यही उसका बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गया है। सर, अगर बात करें, खट्टे मीठे अनुभव हर संस्थान के लिए रहते हैं। अगर अच्छे अनुभवों की बात करें, साथ ही साथ जहां आपको चुनौतियां फेस करनी पड़ी, ये दोनों क्या क्या रहे? मुझे लगता है इस संस्था में एक स्टूडेंट सेंट्रिक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ, कम से कम अभी तक, कि इसमें सभी लोग, सभी संस्था के सभी स्टेक होल्डर्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। यहाँ के छात्र हों, यहाँ के अधिकारी हों, यहाँ के टीचर्स हों, यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ये सब एक परिवार की तरह मिलकर संस्था को विशेषकर उसके शताब्दी वर्ष में उसका ड्यू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाएं। इसके लिए हम सब हाथ में जोड़कर काम कर रहे हैं और ये मुझे लगता है ये इसका सबसे सुखद पहलू है।
चैलेंजेस हमारे दो अलग अलग तरह के चैलेंज हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज इस विश्वविद्यालय का परसेप्शन का चैलेंज है। ये दरअसल विश्वविद्यालय बहुत शानदार विश्वविद्यालय है, जिसको इसकी इसी रूप में एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग, ये एक इसके सही स्थान ये है, इसको दिलाने के लिए मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। 100 दिन बेहतरीन। अगर हमारे पास संसाधनों का अभाव है लेकिन मन में ललक हो, इच्छा हो, तो हम बिल्कुल एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बना सकते हैं। यही साबित किया है प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने। ऐसे में बड़े हद तक आगे आने वाले दिनों में भी एक चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय को डेवलप करके छात्रों को संतुष्ट कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शरबजीत के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर कानपुर में जमाती हैलेट अस्पताल प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए इन्हें रखा गया है, लेकिन यहां ये खाना खाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। खाने को पैर मारकर बर्बाद कर रहे हैं। ये जमाती खाने में बिरयानी और नॉनवेज की डिमांड कर रहे हैं। वार्ड बॉय के साथ इन्होंने मारपीट भी की है और इसे लेकर अस्पताल प्रशासन में अब हड़कंप है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए जो मेन्यू है उसी के हिसाब से खाना दिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने अलग से नॉनवेज की मांग की है। आला अधिकारियों से घटना के बारे में इस वक्त बात की गई है और अब ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो खाने से भरी ट्रे को इन्होंने सबसे पहले तो लात मारा और उसके बाद नॉनवेज की मांग कर रहे हैं। इनको कहना है कि वेज ये नहीं खाना चाहते हैं, रोटी सब्जी दाल इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें नॉनवेज और बिरयानी चाहिए। तो देखिए जरा कि क्या इनका रवैया है। हॉस्पिटल के अंदर भी लगातार सवालों के घेरे में, और एक तरफ तो अध्यादेश लेकर आ रही है सरकार। यही वजह है कि अध्यादेश लाना पड़ा है कि जो कोरोना वॉरियर्स है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उनके लिए अध्यादेश लाना पड़ा है। कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है और अन्न में हम लोग, आपको मालूम है, अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना जो हम लोग कह चुके हैं हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तब भी है इतना। और बेचारा तो वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दे। फिर भी इस कोविड वार्ड में इलाज चल रहा है और वो स्वास्थ्य महकमे के लिए रोज कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला उस वक्त देखने को मिला जब मनचाहा खाना न मिलने पर उन्होंने वार्ड बॉय को दौड़ाया और इसके अलावा खाने की थैली पर लात भी मार दी। ऐसे में स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रिंसिपल ने जांच की बात तो जरूर कही है, मगर देखना ये होगा कि आखिर ये जमाती अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। और इस वक्त अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कोई कार्रवाई हुई क्या? आखिर ये चाहते क्या है? अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी, खाने को लात मारना। क्या ये कोई यहाँ जश्न मनाने को आए हैं? ये हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मौजूद हैं और यहाँ पर इस तरह की डिमांड? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर ये जमाती शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि सरकार इन्हें स्वस्थ करना चाहती है ताकि ये स्वस्थ होके अपने घरों पे, अपनी डेस्टिनेशंस में आए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग वेस्ट बंगाल के, बिहार और झारखंड के हैं। इन जमातियों की वजह से कानपुर में लोग संपर्क में आए और ये दशा है कि आज 167 लोग इसकी जद में है और लगभग 860 लोगों के सैंपल्स वेटिंग है और सबकी जान, सबकी खून सूखा पड़ा है कि कहीं वो पॉजिटिव तो ना निकल जाए। मगर जमाती इसे रिजॉर्ट समझ रहे हैं, ये बिरयानी की मांग कर रहे हैं, ये बर्गर की मांग कर रहे हैं, ये चिकन मंचूरियन की मांग कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इनकी मांगे ऐसी हैं जैसा लग रहा है ये होटल में है, ये अपना इलाज कराने। अमित, यहाँ तो मंशा सिर्फ ये लग रही है कि किसी भी तरह से परेशान करना है, किसी भी तरीके से बवाल खड़ा करना है। हर रोज कानपुर में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं और उनमें एक बड़ी संख्या जमात से जुड़े लोग और उनके संपर्क में आए लोगों की है। बावजूद इसके यहां अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय जो इनकी जान बचा रहा है उन्हीं के खिलाफ इस तरह की हरकत, तो बवाल मचाना और इस लड़ाई को कमजोर करने के अलावा कोई दूसरा मकसद नजर नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। निश्चित तौर पर ये लगता है कोई संकल्प लेके चले हैं कि इस बीमारी को मजबूत करेंगे, इस चेन को मजबूत करेंगे ताकि ये कानपुर नगर से प्रदेश और प्रदेश में पूरे देश तक बढ़े। जबकि सरकार इसे रोकने को, इस चेन को तोड़ने के लिए प्रयासरत है, तत्पर है। मगर ये बात इस बात की उनके जहन में नहीं आ रही। उनके यही वजह है कि इनके संपर्क के लोग कानपुर में जो 167 है उनमें
और अगर 2 लोगों को छोड़ दिया जाए, सब जमातियों और जमात के संपर्क में आए छात्रों की वजह से ये कोरोना फैला है। ये स्वास्थ्य महकमे 167 और इसमें 2 को छोड़ दे यानी 165 165 लोग जमात और जमातियों के संपर्क में आए लोग हैं, और जिनकी वजह से कानपुर का आज हाल यह है कि कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर इतने विकराल रूप में, लेकिन फिर भी ये समझना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ एक कानपुर का उदाहरण दे रही हूं मैं, और लगभग पूरे देश का यही हाल है। फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है, जबकि बार बार मुस्लिम धर्मगुरु अब वो भी अपील कर रहे हैं कि आप प्रशासन का सहयोग करें, आप स्वास्थ्य विभाग का सपोर्ट करें, लेकिन यहां पर इन्हें सपोर्ट नहीं करना, इन्हें जश्न मनाना है, हॉस्पिटल नहीं, यहां पार्टी करने आए हैं, ये ऐसा लग रहा है। बवाल बवाल और बवाल। अगली खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई परेशानी ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मैनपुरी के डीएम और एसपी घर घर जाकर लोगों के हालचाल जान रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को खाना और खाने की चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। ये अफसर शहर के तमाम मोहल्लों में जाकर बुजुर्गों से भी उनका हालचाल ले रहे हैं। तो बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है और ये जिम्मेदारी कानपुर के पुलिसकर्मी भी उठा रहे हैं। तो मैनपुरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस की ओर से, पुलिसकर्मियों की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं और राशन किट भी दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। बुजुर्गों के बारे में भी हालचाल लगातार पुलिसकर्मियों की ओर से लिया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।